सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि द्विघात समीकरण के मूल होते क्या हैं और इन्हें ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, तो देखो, द्विघात समीकरण तो आप सभी जानते हैं, जिसमें अधिकतम 2 की घात हो और बराबर का चिन्ह लगा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे एक द्विघात समीकरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स वर्ग धन 4x धन 3 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसके मूल क्या कहलाते हैं? मूल ऐसे मान होते हैं जो x के बराबर आएंगे, जिनको वापस इस समीकरण में अगर रख दिया जाए तो ये पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। तो उन्हें हम मूल कहते हैं। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मूल ज्ञात करने की दो विधि हैं। पहली जो विधि सबसे ज़्यादा यूज होती है वो होती है गुणनखंड विधि, और ये विधि आपको अच्छे से आज सीख लेनी है। पहली विधि कौन सी होती है बताओ? गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तब यूज करते हैं जब गुणनखंड विधि से हम पे ठीक से नहीं बन रहा है, तो हम सूत्र विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र विधि। तो बताओ, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? तो आप कहोगे सर 2 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि और दूसरी है सूत्र विधि। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड विधि को अच्छे से समझते हैं। गुणनखंड विधि में हमें कोई भी द्विघात समीकरण जैसे दिया है तो हम इसी को लिख लेते हैं, एक्स वर्ग धन 4x धन 3 और बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड तोड़ते हैं। अब क्या उसका मेथड है, कैसे करते हैं? सबसे आखिरी वाली संख्या जो होती है उसका गुणा हम x वर्ग के गुणांक में करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? जो सबसे आखिरी वाली संख्या होती है उसका गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। अगर यहाँ पे कोई संख्या लिखी है तो गुणा हो जाएगा, और x वर्ग के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो 1 माना जाता है। तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 ही रहेगा। तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में किया तो 3 एकम 3 आ गया। तो अब हम यहाँ पे 3 ही लेके चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब क्या करना है? अब रफ का यूज करना है और ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणा 3 होता हो। ऐसी 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा वही होता हो जो हमें गुणा करने से यहाँ पे मिला है, 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या है? 3। तो हमने सोचा कि ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं जिनका गुणा 3 हो। तो पहला तो 3 एकम 3 ही हो सकती है। इसके अलावा तो समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरी संख्या और कोई होगी। 3 एकम 3 ही हो सकती है। तो ठीक है, तो हमने वे 2 संख्याएं खोजी, पहला 3 और दूसरा 1, क्योंकि 3 एकम 3 हो रहा है। अब क्या इन दोनों को जोड़ने से बीच वाली संख्या बन रही है? तो आंसर है हाँ। 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 ही बनेगा। कब बनेगा? जब प्लस का 3 हो और प्लस का ही 1 हो, दोनों ही धन धन के हों तो जुड़ के 4 बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनके गुणनखंड तोड़ दिए हैं। अब हम कैसे लिखेंगे? देखो, एक्स वर्ग हमने ज्यों का त्यों लिखा अगले स्टेप में, और ये जो 3 है इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। मतलब पहला पद और सबसे आखिरी का पद बिल्कुल ज्यों का त्यों रहता है, और बराबर में क्या रहेगा? 0। लेकिन जो 4x होता है उसको हमने तोड़ दिया, उसके गुणनखंड तोड़ दिए 3x और 1x में। तो हमने 4x को लिखा 3x और प्लस 1x में, और प्लस 3 बराबर 0 है। इसे कहते हैं गुणनखंड विधि।
अब एक सवाल और करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। जैसे अगर मान के चलिए अब ये अगर यहां तक बन गया तो आगे भी बनेगा। देखो कैसे, पहले ये पूरा सवाल अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे जैसे ही हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो हमारे पास 4 पद आ जाते हैं। देखो 2 पद ये हैं और 2 पद यहाँ पे ये हैं, तो टोटल कितने पद हो जाएंगे? 4 पद। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पद में से अलग कोई संख्या कॉमन निकालेंगे जो दोनों के पास हो, और अगले 2 पद में से भी कोई ऐसी संख्या कॉमन निकालेंगे जो दोनों के पास हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इन दोनों के पास क्या है? देखो x यहां पे है तो x इसके पास भी है, 3 यहां पे है लेकिन 3 यहां पे नहीं है, तो केवल दोनों से हम x ले सकते हैं। तो हमने x लिया। अब कोष्टक में लिखेंगे जो इन दोनों के पास बचेगा। तो पहले पद से पूछा कि x निकल गया तो क्या बचा? उसने कहा देखो x के ऊपर 2 की घात थी, अगर एक x निकल भी गया तो एक x तो बच गया। फिर प्लस लगा है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा लिया। फिर यहां पूछा तो उसने कहा देखो x तो हमारा निकल ही गया है तो अब बचा 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब यहां देखो इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो यहां पे देखो कि यहां x है तो इस वाले पद में x नहीं है, और यहां पे 3 है तो इस वाले पद में 3 नहीं है। मतलब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो एक सदैव कॉमन होता ही है। तो प्लस का चिन्ह, जो चिन्ह यहां पे लगा है 2 पद के बाद, वो चिन्ह लगाने के बाद एक हम कॉमन ले सकते हैं, और ये दोनों पद ज्यों के त्यों लिखेंगे क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। और बराबर में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब देखो अगर आपके ये दोनों कोष्टक एक से आ चुके हैं, बिल्कुल समान है, तो समझ लेना कि सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। ये 2 कोष्टक एक समान होने चाहिए। फिर ये 2 जगह लिखा है ना, ये 2 कोष्टक, तो दोनों में से कॉमन आ जाएंगे। मतलब 2 कोष्टक 2 जगह लिखे हैं समान कोष्टक, इनको एक जगह लिख देंगे, और जो बची संख्या है x+1 उसको लिख लेंगे। जो कोष्टक के बाहर थे उन्हें कोष्टक में लिख लिया, जैसे यहाँ पे x था यहाँ पे +1 था तो दोनों को कोष्टक में लिख लिया, और बराबर में क्या कर लिया? बराबर में 0 कर लिया। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं तो हम पहले कोष्टक के बराबर में भी 0 करेंगे और दूसरे कोष्टक के बराबर में भी 0 कर लेंगे। तो x+3 बराबर 0 हो जाएगा, और या करके हम लिखेंगे तो x+1 बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब दोनों कोष्टक के बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब +3 को इस तरफ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। इस तरीके से पक्षांतर कर दिया तो x के बराबर -3 हो गया। इसी तरीके से +1 का पक्षांतर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ये देखो x के 2 मूल हमें प्राप्त हुए, यानी x बराबर या तो -3 है या फिर -1 है। ये हमें 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दोनों मूल हैं ये ऐसी संख्याएं हैं जो यहाँ पे हम रख देंगे तो ये पूरा जो है जो शून्य हो जाएगा, पूरा द्विघात समीकरण शून्य हो जाएगा। चेक करें क्या? चलो पहले हम x की जगह पे -3 रखते हैं और चेक करते हैं कि ये 0 होता है कि नहीं। तो देखो x वर्ग है तो -3 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 लिखा, x की जगह पे फिर से हमने -3 रख दिया और फिर +3 बराबर 0 कर दिया। ये देखिए तो -3 का वर्ग है तो सम संख्या की घात है तो प्लस हो जाएगा माइनस का, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। फिर देखो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा, और प्लस का कितना है? 3, और बराबर 0। देखो 9 और 3 दोनों धन धन के हैं तो 9 और 3 जुड़ के 12 हो जाएंगे, और माइनस का 12 ऑलरेडी था और बराबर 0, तो 12 से 12 कट गए तो 0 बराबर 0 आप देख सकते हो गया ना संतुष्ट पूरा द्विघात समीकरण। तो इसलिए मूल वो चीज है जो उस द्विघात समीकरण को शून्य करने की क्षमता रखती है, उसे मूल कहते हैं। अब आप -1 का खुद ट्राई करिएगा और 0 ही आएगा। तो ये होता है गुणनखंड विधि। लेकिन इसके साथ साथ हम सूत्र विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूं कि गुणनखंड विधि का एक सवाल और आपके लिए करवा दूं ताकि ये विधि जो है आपकी पक्की हो जाए। तो चलिए मैं एक सवाल और गुणनखंड विधि का आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ एक सवाल जो कि है x वर्ग धन 7x धन 12। गुणनखंड विधि से इस सवाल को और आपको सोचना है ताकि एक बार और अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप गुणनखंड विधि को अच्छे से कर सको।
कई बच्चे जो शुरू से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि अध्याय 2 में भी हमने ये विधि इस्तेमाल की थी और वहाँ पे हम शून्यक ज्ञात करते थे। तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे बहुपद होता था, यहाँ पे बराबर का चिन्ह साथ एक समीकरण है। तो सेम चीज़ है, सेम विधि है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान से देखते रहना है। ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो अपना अपना दिमाग लगाओगे सभी बच्चे। क्या करोगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या नियम सिखाया है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करोगे। तो सबसे आखिरी वाली संख्या क्या है? 12 है ना। तो 12 एकम 12, यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 12 ही है। अब ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा कितना होता हो? 12 आता हो। तो हमने सोचा पहले तो 12 एकम 12 होता है और ती चौके 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, एक ही बात है। तो ती चौके 12 होता है और साथ में हमने देखा कि 6 दूनी भी 12 होता है। तो ऐसी तो तीन तीन ग्रुप पॉसिबल है, तीन संख्याओं के समूह पॉसिबल है। देखो 12 एकम भी 12 होता है, ती चौके भी 12 होता है, 6 दूनी भी 12 होता है। अब कई बच्चे कहते हैं सर 4 तिया भी 12 होता है, तो 4 गुणित 3 भी लिख लो आप। लेकिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाहे 3 गुणित 4 लिख दो, चाहे 4 गुणित 3 लिख दो, एक ही बात है। संख्याएं तो है ना 4 और 3। वैसे ही 2 इच्छाओं 12 होता है, तो 6 दूनी 12 तो लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 12 नहीं आता है। तो ये देखो, अब इनमें से ये वाला समूह सही है कि ये वाली संख्याएं हम ले लें या फिर ये वाली संख्या ले लें? कौन सी वाली संख्या ले लें, कौन ज्यादा अच्छी मानी जाएंगी? तो ये डिसाइड करेगा बीच वाला पद। बीच वाला पद कह रहा है जिनको जोड़ने से 7 आ जाए वही सही है। 12 को 1 जोड़ने से कभी 7 नहीं आएगा, 6 और 2 को जोड़ने से 8 आता है, 4 और 3 जोड़ने को 7 आता है। मतलब ये वाला समूह बिल्कुल सही है। तो इसमें x लगा देंगे और इसमें x लगा देंगे। मैंने आपको एक चीज बताई है कि गुणनखंड विधि में पहला पद और आखिरी पद बिल्कुल नहीं बदलता, वो ज्यों का त्यों आता है अगले स्टेप में। तो लिखेंगे x वर्ग और आखिरी वाला पद क्या है? प्लस का 12 है और बराबर 0। देखो ये पहला पद नहीं बदला और ये आखिरी पद नहीं बदला है, लेकिन जो बीच वाला पद है ना 7x, वो बदल गया 3x और 4x में। तो हमने लिखा 3x और प्लस कितना लिख दिया? 4x लिख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इससे आपको एक बात और पता है कि पहले कितने पद हुआ करते थे? 1, 2 और 3। अब कितने पद हो गए? देखो 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हो गए। तो टोटल कितने पद हो गए बताओ? 4 पद हो गए। देखो 2 पद ये है और 2 पद यहाँ पे ये हैं। तो अब क्या करना है? अब इन दोनों पदों से कुछ कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालना है? जो दोनों के पास हो, जो दोनों दे सकें। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों जगह से x तो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है? यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो x बस कॉमन निकाल दो। तो जब x कॉमन निकलता है तो इन दोनों पदों के पास क्या बचता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो x वर्ग में से x निकल गया तो केवल x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो क्या बचेगा? 3 बस बचेगा। अब इन दोनों पदों के पास पहुंचे, क्या कॉमन निकल रहा है? देखो 4 है यहाँ पे, क्या 4 का भाग 12 में जाता है? बिल्कुल 3 बार में जाता है। इसका मतलब 12 को हम 4 गुणित 3 भी तो लिख सकते हैं। मतलब 12 के पास 4 रहते हैं, तो 4 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, प्लस का 4। जैसे ही 4 कॉमन निकलेगा तो इन दोनों के पास क्या बचा? 4 यहां से निकल गया तो यहाँ x बचा, प्लस और 12 थे तो 4 में भाग चला जाएगा, 4 से भाग देंगे, 3 बार गया तो 3 लिख देंगे। ये दोनों कोष्टक एक से आने चाहिए, बिल्कुल आ गए ना। तो ये 2 जगह है तो इन्हें एक जगह लिख दो। तो x प्लस 3 और बाकी का x प्लस 4 लिख लिया और बराबर क्या है? 0। अब दोनों कोष्टक के बराबर 0 ले लो, यानी x प्लस 3 के बराबर भी 0 ले लो और x प्लस 4 के भी बराबर क्या ले लो? 0 ले लो। अब प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उसी तरीके से प्लस का 4 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो आप, हो गया ना खेल। ये आपको शून्यक मिल जाएंगे। ये है गुणनखंड विधि का कमाल। बहुत ही जल्दी आंसर आता है, 4-5 लाइंस में आंसर आ जाता है। और ये मूल है, अगर आप यहाँ पे रखोगे, अगर x की जगह पे -3 रख दोगे तो पूरा समीकरण 0 बराबर 0 हो जाएगा। और अगर x की जगह पे -4 रख दोगे तो फिर से पूरा समीकरण 0 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं और उसको 0 बना देते हैं, इसलिए इन्हें मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल, यानी बेस। इन समीकरण का ही बेस है, इससे ही मिलके ये बना है, तभी तो उसको 0 कर रहा है।
तो ये हो गए द्विघात समीकरण के मूल और कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ये एक पहली विधि हमने समझी। अब बात करते हैं सूत्र विधि की। सूत्र विधि में क्या खास रहता है, तो सूत्र विधि में जो खास रहता है वो होता है ये वाला सूत्र, x बराबर माइनस बी धन ऋण अंडर रूट वी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख भी सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या रहता है, देखो इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, बस ये थोड़ा सा लेंदी रहता है, मतलब बड़ा रहता है। देखो जैसे इसी सवाल को करते हैं सूत्र विधि से, तो हमने इस सवाल को लिख लिया x वर्ग धन 4x धन 3 और बराबर क्या लिख लिया 0 लिख लिया। अब इसी सवाल को हमें सूत्र विधि से करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें देखो a b और c आया, तो हमें a का मान निकालना होगा, हमें b का मान निकालना होगा और हमें c का मान भी निकालना होगा। क्या हो सकता है इनका मान, देखो इस समीकरण में जो x वर्ग का गुणांक होगा वो a का मान होगा, जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा और जो अचर पद होगा वो c होगा। तो x वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1 है, b का मान ये 4 है, ठीक है, और c का मान ये 3 हो गया है। तो ए बी सी निकालना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे यही वाला है तो इसमें बताओ इस द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल। ये ए का मान है तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान 7 हो जाएगा, है ना, और सी का मान 12 हो जाएगा। तो ये निकालना काफी आसान होता है। अब देखो सूत्र विधि में फिर x के दोनों मान आते हैं, तो ये देखो x बराबर, अब हम लिखेंगे सूत्र विधि से सूत्र, x बराबर क्या होता है, और ये सूत्र याद करना है, माइनस बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac और बटे क्या आ जाता है, बटे 2a आ जाता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। बराबर के नीचे आप बराबर लगाओगे, माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है, b का मान कितना है 4 है तो आप 4 लिख दोगे, प्लस माइनस है तो आप प्लस माइनस लगा लोगे, अंडर रूट b वर्ग है, b वर्ग यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 है, माइनस 4 गुणित a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 3, तो 3 रख दोगे और बटे कितना हो जाएगा 2a। देखो कितना सरल है, 2a का मान फिर से रख दो 1, ये हो गया। फिर बराबर के नीचे बराबर, फिर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 16 है तो ज्यों का त्यों। अब देखो यहाँ पे संख्या संख्या का गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 एकम 12 है तो माइनस का 12 आ गया और बटे कितना आ गया 2 एकम 2 आ गया। तो देखो माइनस का 4 प्लस माइनस 16 में से 12 जाएंगे तो 12 4 16 होते, तो 4 ही बचेंगे धन के और बटे 2 बचेंगे। तो माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया और बटे 2 कर लिया। अब ये x के बराबर चल रहा है तो एक बार धन चिन्ह ले लो, तो धन चिन्ह लेने पर, तो जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x बराबर माइनस 4। अब ये जो प्लस माइनस लगा है इसमें से केवल प्लस का मान्य होगा चिन्ह, बाकी माइनस हटा देंगे क्योंकि प्लस चिन्ह ले रहे हैं। तो प्लस का 2 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 2, और यहीं पे साइड में एक लाइन खींच के लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इस बार प्लस नहीं लिखेंगे, अब माइनस लिखेंगे और 2 लिखेंगे और बटे 2 लिख देंगे। देखो आप, तो कितना सही सवाल है, सूत्र विधि से करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो x बराबर माइनस 4 है और प्लस 2 है तो माइनस का 2 बच जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बच जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 4 है और माइनस का 2 है तो दोनों ही माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ के 6 हो जाएंगे और बटे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो x बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ 2 तिया 6 यानी x बराबर -3 आ जाएगा। देखो अब आप, -1 और -3 आ गया है आंसर। क्या इतना ही आंसर गुणनखंड विधि से आया था, देखो ये है -3 और -1। देखो गुणनखंड विधि से आया था लेकिन ये 4 लाइन में हो गया था, 5-6 लाइन में हो गया था मान लो, और ये देखो यहां से पूरी प्रोसेस चली है और यहाँ उत्तर आया है। फिर भी जो विधि आपको सही लगती है आप उसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। सूत्र विधि जो है इसमें ये सूत्र याद करना है और ABC के मान निकालना आना चाहिए कि A कहाँ होता है, B कहाँ होता है और C कहाँ होता है, और सूत्र विधि का ये फॉर्मूला आप पे आना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस वर्गमूल पता होने चाहिए और वर्गमूल निकाल के आप सीधा जो है कर सकते हो। और गुणनखंड विधि का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे कर सकते हो। तो ये जो सवाल है x वर्ग धन 7x धन 12, इसे आप सूत्र विधि से जरूर करिएगा और चेक करिएगा कि क्या सेम उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सूत्र विधि से करना है इस सवाल को, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और
विधि मैंने आपको बता दी, करके बता दिया कैसे करते हैं। और फिर बाकी जो किताब के सवाल सामने आएंगे तो वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही। मैंने यहाँ पे बताया है कि मूल कैसे निकाल सकते हैं। अब आप चाहो तो कुछ सवाल मैंने जो अपने नोट्स में लिख रखे हैं, ये देखिए, ये कुछ सवाल हैं अभ्यास हेतु। तो इन सवालों को आप सूत्र विधि और गुणनखंड विधि से कर सकते हो। तो मैंने आपके सामने ये पेज ही रख दिया, इनको करिएगा तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये नोट्स हैं, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो कैसे नोट्स लेते हैं तो वो ज़रूर देख लेना। तो ये प्रॉपर आपके मेरे जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन सवालों को करके देखिएगा। अगर आप गणित में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो निश्चित ही करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको फिर उदाहरण 3 समझ में आएगा अच्छे से। थैंक यू।